Assalamu alaikum and welcome to the second video lesson of grade 7 English. I am your English teacher from Honest Kindergarten and Secondary School, and today we are going to learn some further topics from your book, and the topics are right in front of you. First is Poem 4, The Naming of Cats. Chapter 4, The Carew Murder Case. Poem 5, The Listeners. Chapter 5, Amir's Cafe. Poem 6, London's Summer Morning. Chapter 6, The Machine Stops. These are the topics that we are going to learn through this video. Through this video, you people will be able to learn the dictation words and the meanings of difficult words. You'll know the characters, setting and summaries of stories and poems, along with the exercises and bookwork as well. First is Poem 4, The Naming of Cats. Open your books, page number 39, The Naming of Cats. Let's see what this poem is all about. Through this video, you will be able to learn how to use idioms and adverbs in sentences, what is the theme of the poem, you will know about the similes and metaphors. What is the naming of cats? What is the poet trying to describe in this poem? The Naming of Cats explores the way in which cats acquire their names. Naming of Cats ऐसी पोएम है जो पोइट ने लिखी है जिसमें जो कैट्स है वो एक्सप्लोर करती है डिफरेंट नेम डिफरेंट लोगों से. वो जिन जिन फैमिलीज़ में भी जाती हैं वहाँ से उनको डिफरेंट नेम्स मिलते हैं. जो पोइट है, द पोइट ऑफ दिस पोइम इज़ टी.एस. एलियट. टी.एस. एलियट जो इस पोइम में बताना चाह रहे हैं वो ये कि कैट्स जो होती हैं उनको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं. वो और ये फैमिलीज़ ही देती हैं. जो फैमिलीज़ के घर वो जाती हैं कैट्स, कुछ लोग होते हैं जो उनको अपने घर में पालते हैं, कुछ होता है जो बहुत ज़्यादा बहुत उनको पसंद होती हैं और कहीं से ख़रीद लेते हैं, शॉप से ख़रीद लेते हैं या कुछ भी कैसे करके, तो उनको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं. हम लोग यहाँ पे डिफरेंट नेम्स से कैट्स को बुलाएंगे, कभी कोई नेम दे देंगे, कभी कोई नेम दे देंगे. तो कैट्स चाहती हैं कि उनका एक ऐसा नेम हो जो इस पोएम में पोइट बताना चाह रहे हैं ना कि कैट्स की भी अपनी एक इंडिविजुअल एक पर्सनालिटी होनी चाहिए जैसे हर लोगों की होती है. एज अ पर्सन अगर हम लोग हैं, आई हैव माई ओन पर्सनैलिटी, आई हैव माई नेम, ठीक है, जिससे लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं उनकी बात सुनती हूँ, उनके पास जाती हूँ. मेरा अपना एक नाम है, अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपना एक मेरा एक. तो कैट्स का भी कोई नहीं बताता है कि उनको भी एक ऐसे नेम देने चाहिए जो नॉर्मल लोगों की तरह ना हो. जैसे बहुत डिफरेंट नेम्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट भी होते हैं. कुछ इस तरह के नेम्स जो हैं वो देने चाहिए. इस पोइट जो पोइम है, पोइट यही बताना चाह रहे हैं कि कैट्स को डिफरेंट नेम्स के साथ बुलाना चाहिए. और बहुत ज़्यादा डिफरेंट नेम्स होते हैं. द नेम दे आर गिवन बाय देयर ह्यूमन फैमिली, अ पर्टिकुलर नेम एंड एन अननोन नेम फॉर ह्यूमंस. कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल भी नहीं पहचाने जाते. बहुत अमेरिकन नेम्स भी होती है जो कैट्स को दे दिए जाते हैं. होता है ना इस तरह. समटाइम्स हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार से कह देंगे मानो, और डिफरेंट नेम्स हो जाते हैं. प्यार से हम कुछ भी कह देते हैं. और कुछ ऐसे नेम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जो पता होता है कि ये सिर्फ इसी का ही है और किसी का नहीं हो सकता. ये जो है इस पोइम में जो बताना चाह रहे हैं पोइट, वो सारा यही बताना चाह रहे हैं कि कैट्स की अपनी भी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए. उनका अपना एक ऐसा नाम होना चाहिए जो हर किसी का ना हो. हर कोई उस नाम को मत जानता हो, हर कोई उस नाम से फेमिलियर ना हो. बहुत यूनिक वो चाहते हैं कि इसका भी एक नाम हो, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी हो. लेट्स सी व्हाट्स इन द अदर स्लाइड, दैट इज़ बुक वर्क. अब इस पोएम का हम लोग बुक वर्क करते हैं. अब ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके आप लोगों को सिमिलर वर्ड्स बताने हैं. ठीक है, कुछ वर्ड्स यहाँ पे साइड पे आपको दिए हुए ना, दैट इज़ हार्ड, लव, गेम, एक्टिविटी, इंगेज. यू हैव टू टेल दिस सिमिलर वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स. अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ हार्ड इज़ सॉलिड. मुझे लगा सॉलिड जो है वो हार्ड से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है वर्ड, तो मैंने सॉलिड लिख दिया. जैसे लव है, लव का अफेक्शन, गेम
प्ले फॉर फन हम कुछ भी करें तो वो एक हमें गेम की तरह लगती है। एक्टिविटीज़ एनी जॉब, कोई भी आप काम कर रहे हो वो आपकी एक्टिविटी बन जाती है। इंगेज्ड, इन्वॉल्व, जब आप किसी चीज़ में हो जाते हो। तो इस तरह के जितने भी सिमिलर वर्ड्स हैं वो आप लोग लिख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही हो, और भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं इनसे सिमिलर। तो जो आप लोग को सिंपल और इजी लगता है आप लोग वो सिमिलर वर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड, दैट इज़ Unit 4, the Carew murder case. This is the chapter Unit 4, the Carew murder case. It's on page number 45. Open your page number 45. First of all, just pause this video for few seconds. ठीक है, few seconds भी नहीं, just take a minute and pause this video. अभी जो मैंने आपको पोइम आपको समझाई है उस पोइम को आप लोग अच्छे से समझ लो, एक बार पूरी रिवाइज कर लो, उसके बाद जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। Pause the video for 1 minute और उस पोइम को पूरा थ्रू आउट आप लोग रिवाइज करो। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, पोइम का एक्सप्लेन किया कि पोइट क्या बताना चाह रहे हैं, वो आप दोबारा से गो थ्रू कर लो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर 4, दैट इज़ द कैर्यू मर्डर केस। इट्स ऑन पेज नंबर 45. लेट्स सी व्हाट्स इन दिस चैप्टर. These are the objectives that you will be able to learn through this video. You will learn new vocabulary, what is the plot of the story, the roles of characters, क्या क्या roles जो हैं वो play किए गए हैं, क्या क्या इसमें जो है किस किस की participation है वो सब आपको पता चलेगा, और adjectives किस तरह से यूज़ किए हैं sentences में वो आपको पता चलेंगे। ओके, दीज आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं कुछ जो मैं 1 by 1 आपको बोलती जाऊंगी और इनके मीनिंग्स के साथ आपको ये सारे लर्न करने हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ क्लिंच्ड। क्लिंच्ड मीन्स पकड़ा हुआ, किसी चीज़ को पकड़ के रखना, उसको कहते हैं क्लिंच्ड। सेकेंड इज़ फेंसिफुल। फेंसिफुल मीन्स ख्याली, इमेजिनेशन, इमेजनरी जो होता है ना वो होते हैं फेंसिफुल। ऑडियस, बदसूरत, something you do not like, that is odious. Sterling means खालिस, जो बहुत ज़्यादा प्योर कुछ चीज़ होती है ना उसको कहते हैं स्टर्लिंग। जो कोई क्वालिटी की चीज़ हो उसे कहते हैं स्टर्लिंग। नेक्स्ट इज़ अंबर। अंबर इज़ मिट्टी का रंग, जो मड होती है ना उसका जो कलर होता है रंग, उसे कहते हैं अंबर। इनक्रेडिबली मीन्स हैरत अंगेज़, नाकाबिले यकीन, जिस पे आप यकीन ना कर सको, इनक्रेडिबली। लास्ट इज़ रोल्ड। रोल्ड मीन्स लिपटाना, रोल करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रोल्स ऐसे दे के लिपटाते जाना। सो दीज आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स दैट यू हैव टू लर्न विद देयर मीनिंग्स। आप लोग को मीनिंग्स के साथ इनको लर्न करना है, और एक एक वर्ड ऐसे ही रीड आउट करके आप लोगों को याद भी करना है, वर्ड टू वर्ड विद देयर स्पेलिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स हम देखते हैं कि इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स प्ले किए गए हुए हैं। फर्स्ट इज कैर्यू, सेकंड इज मिस्टर हाइड एंड डॉक्टर जेकिल्स। ये 3 कैरेक्टर्स हैं जो इस स्टोरी में प्ले किए गए हुए हैं, जो हम अभी देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स किस तरह से प्ले किए गए हुए हैं। लेट्स सी स्टोरी में क्या है। ओके, दिस स्टोरी, द कैर्यू मर्डर केस। दिस स्टोरी begins almost a year later and recounts the details of the murder of Sir Danvers Carew. ये एक स्टोरी बताई हुई है, एक जो ब्रूटली बहुत तशद्दुद से किसी का मर्डर किया गया हो। ठीक है, कैर्यू एक ऐसा इंसान था जिसका मर्डर हुआ था, और किसने मर्डर किया था? मिस्टर हाइड ने उसका मर्डर किया था। कैर्यू वॉज मर्डर्ड नियर मिडनाइट ऑन अ फोगी फुल मून नाइट इन अक्टूबर में उसको मर्डर किया गया था। बहुत ज़्यादा फोगी रात थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड वाली रात में उसको एक बहुत बुरे तरीके से मर्डर किया गया हुआ था। एंड हिज मर्डर वॉज विटनेस्ड बाय अ मेड हु वर्कड एंड लिव्ड इन अ हाउस। जो उनके घर में काम करती थी ना, वो थी एक ओल्ड वुमेन, उसके सामने सब कुछ हुआ था ये, ठीक है, और उसने बहुत गौर से पूरा ये सारा
जो भी इंसिडेंट हुआ था वो अपनी आंखों से देखा था, सारा उसने किया था. बट दैट नाइट शी वेंट अपस्टेयर्स टू बेड अबाउट 11 o'clock एंड बिकॉज द नाइट वॉज सो मिस्टीरियसली रोमांटिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोगी एक वो एनवायरनमेंट था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो उस जो एनवायरनमेंट को, उस वेदर को फील करना चाहिए, उस वेदर को फील करते करते वो जल्दी चली गई, वो अपने रूम में चली गई अराउंड 11 o'clock और वो सोने के लिए वहाँ पर चली गई. शी सैट गेजिंग आउट ऑफ अ बेडरूम विंडो फॉर अ टाइम. ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा अपने उस ख्यालात में गुम हुई हुई थी कि उसने इस चीज़ की परवाह ना की कि नीचे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. लेकिन उसने ये चीज़ अभी पूरी थ्रू आउट स्टोरी क्लियर नहीं हुई कि उसने देखा या नहीं देखा, लेकिन वो एक आई विटनेस थी. ठीक है, वो जो मेड थी आई विटनेस थी क्योंकि वो उस घर में रहती थी, लेकिन वो क्योंकि सोने चली गई थी जल्दी. तो अब देखते हैं उसने क्या आगे किया. उसने आगे बताया कि नहीं, शी टेल्स द पुलिस. ठीक है, उसने बताया कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी उस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा सुकून में थी. उस पूरे इंसिडेंट्स में उसको ये सब चीज़ें फील नहीं हुई कि घर में क्या हो रहा है, वो किस तरह से मर्डर किया गया है. उसको इन सब चीज़ों का कुछ भी आइडिया नहीं था, उसने बिल्कुल भी नहीं किया था. लेकिन उस रात जब वो अपनी खिड़की में बैठी हुई थी और वो पूरा वेदर एंजॉय कर रही थी फ्रॉम हर विंडो दैट अक्टूबर नाइट, दैट वुमन सॉ Mr. Hyde meeting an aged and beautiful gentleman with white hair. Then suddenly, after a few words, Mr. Hyde lifted his heavy walking stick and clubbed the old gentleman to death. अब उसने खुद ही बता दिया कि वो जिस टाइम वो बैठ के खिड़की में से सारा इंजॉय कर रही थी ना, जो उसकी बहुत पीसफुल नाइट थी, उसने बताया कि उसी रात को उसने अपनी विंडो से मिस्टर हाइड को देखा, किसी बहुत ज़्यादा एक जेंटलमैन को देखा, बहुत ज़्यादा एज का, जिसके वाइट बाल थे, और वो देखा, उसने कुछ बातें की उनसे और एकदम से अपनी हैवी वो जो स्टिक थी वो निकाली और उस ओल्ड मैन को जो था वो उसने मार दिया. उसने खुद भी देखा, उसने देखा कि उसकी जो जब मारा था ना, तो उसकी जो हड्डियां थी वो एकदम से बिखर गईं. ठीक है, और वो ऐसे बिखरी, उसको लगा जैसे किसी जानवर एकदम से आके अटैक किया और उसने खा लिया. और उसने किस एनिमल से उसको कंपेयर किया? एप से. विथ एप लाइक फ्यूरी. एप एक ऐसा जानवर है, आप कह सकते हो कि जिस तरह गोरीला, मंकी, कुछ इस टाइप का नहीं होता है, ये उस टाइप का बहुत ज़्यादा हॉरिबल किस्म का जानवर है. अभी आपको इस पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा, ये जो ऊपर एक इमेज दी हुई है, तो बहुत ज़्यादा कुछ ना इस टाइप का वो उसने जो था एक्सप्लेन किया. लेकिन जो भी था, उसने अपनी विंडो से ये सब कुछ चीज़ें ज़रूर देखी, उसे देखा ज़रूर था कि मिस्टर हाइड ने किसी को मारा है. फर्दर ऐसे ही फिर जब चलता गया, पुलिस आई. व्हेन द पुलिस अराइव ऑन द सीन, दे फाइंड नो आइडेंटिफिकेशन ऑन द बॉडी. उन्होंने कुछ भी नहीं देखा. एंड देयर आर दे नीदर फाइंड द विक्टिम्स गोल्ड वॉच नॉर हिज वॉलेट वॉज टेकन. कुछ भी इधर उधर नहीं था. दे आर पजल्ड. वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि कुछ भी नहीं, मतलब वो लोग लेके गए ना, उसकी कोई उस तरह से बॉडी पे भी निशान नहीं नज़र आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, ना वो कोई उसकी वॉच लेके गए, ना ही उसका वॉलेट कहीं पे गया. लेकिन सिर्फ एक जो एविडेंस था उनको जो था वो बहुत ज़्यादा कंसर्न था. द ओनली बिट ऑफ एविडेंस दे डिस्कवर concerning the man's identity is a sealed envelope and addressed to Mr. Utterson. मिस्टर अर्टिसन को एक लेटर जो था वो एनवेलप में वो सील हुआ हुआ उनको मिला. इसी तरह ही करते करते उन्होंने मिस्टर अर्टिसन को कॉल की. मिस्टर अर्टिसन जो है वो एक लॉयर हैं, ही इज़ अ लॉयर. उन्होंने मिस्टर अर्टिसन को कॉल की. ही इज़ एबल टू आइडेंटिफाई द कॉप्स. उन्होंने पूरा वो सारा किया, उनके साथ प्रॉपर कॉप अप किया. वो आए, उन्होंने पूरा उनसे पूछा, डिटेल में पूछा, लेकिन वो कुछ बता ना पाए और किसी चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए. जैसे ही मिस्टर अर्टिसन को मर्डर का वेपन दिखाया गया ना, जिस वेपन से उसने उसको किल किया, तो वो फ़ौरन उसको पहचान. ही रिकग्नाइजेस इट इमीडिएटली. उन्होंने फ़ौरन जो था उसको बहुत जल्दी रिकग्नाइज कर लिया था. उन्होंने फिर जब वो किया, उसने 1 मिनट के लिए उनसे पूछा भी कि क्या मैं इसको देख सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ. ही रिफ्लेक्ट्स फॉर अ मोमेंट एंड देन टेल्स द पुलिस ऑफिसर टू कम विद हिम. ही कैन लीड देम टू द मर्डरर्स क्वार्टर्स. वो उसको मर्डर के पास लेके जा सकता है. वो जो मर्डर जिसका हुआ था वो उसके घर भी लेके जा सकता है. उसने सारा फिर बताया और मिस्टर हाइड के अपार्टमेंट लेके गया. उनका जो हाउसकीपर, उनकी वो जो मेड थी, उनसे भी मिला. सब कुछ उसने, जितने भी सारे वो एविडेंस थे वो सारे उसने इकट्ठे किए. लेकिन किसी तरह उनको ये श्योर नहीं हुआ कि उसका मर्डर कैसे हुआ.
When the inspector has the murderer identified and discovers that the murderer has several thousands of pounds, he's sure that he will be able to apprehend the criminal. वो criminal को पकड़ सकता है. Yet as he wants to prepare a description of Hyde and publish a photo of him, he can find only a few people who can describe him. कोई मतलब मिस्टर हाइड के इतने ज़्यादा लोग भी जानने वाले नहीं थे जो इतना वो कर सकें. लेकिन अगर उन्होंने ये सोचा भी था ना कि अगर मिस्टर हाइड की हम कोई पिक्चर पब्लिश करवा लेते हैं तो बेशक कम लोग ही उसे पहचानेंगे, लेकिन कोई पहचानेगा तो सही. लेकिन यहाँ जब वो ढूंढने लगे उनको मिस्टर हाइड की कोई भी पिक्चर नहीं मिली. नो फोटोग्राफ ऑफ हाइड एग्जिस्ट, कोई भी नहीं मिली. इट इज़ एज दो हाइड डजेंट एग्जिस्ट, एज इंडीड ही डजेंट, एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर जैकिल. डॉक्टर जैकिल जो उनके डॉक्टर थे उन्होंने सारा फिर बताया कि इनकी कोई पिक्चर नहीं है, कोई फ़ोटोग्राफ नहीं है, कुछ भी नहीं है. जितने उनके क्लाइंट्स और जो सब कुछ था उनको सारा पता था, लेकिन इनकी हिस्ट्री के बारे में वो ऐसे हो गए जैसे बिल्कुल सब कुछ वैनिश हो जाता है. सो दिस इज़ द होल स्टोरी. ये थी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको मैंने दी है इस स्टोरी की. लेट्स सी आगे इस स्टोरी में जो फर्दर इसकी चीज़ें हैं हम वो देखेंगे, जिससे हमें और ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. Comprehension. These are some questions. Open your page number 48. इसमें कुछ questions हैं, हम इनको one by one पढ़ते हैं आंसर्स के साथ, तो हमें और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी. Who were the two men involved in the crime and how did the witness feel about each of them? कौन से दो लोग जो थे वो क्राइम में इन्वॉल्व थे और कैसे, जो विटनेस थी वो कौन थी और कैसे पता चला. जो दो लोग इन्वॉल्व थे, जो दो लड़के जो थे इसमें, वो कौन कौन थे? सर डैनवर्स कैरियू और जो क्रिमिनल था मिस्टर हाइड, और मेड जो कि मिस्टर हाइड को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी. मेड ने किसको एडमायर किया? जो ओल्ड जेंटलमैन जिससे मिस्टर हाइड ने बात की, जिससे सारा वो पता चला, वो उनको बहुत ज़्यादा एडमायर उसने किया कि बहुत ज़्यादा इज़ वेरी प्रिटी, और वो जो वेरी प्रिटी मैनर ऑफ पोलाइटनेस इन हिज फेस, जो बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट किया कि उनकी शक्ल बहुत ज़्यादा इनोसेंट और बहुत काइंड लगती है. नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज़ द एंग्री मर्डरर कंपेयर टू? कौन सा एनिमल था जिससे कंपेयर किया गया था? आई जस्ट टोल्ड यू इन द समरी के एक एनिमल था जिससे कंपेयर किया, वो था एप. एन एप, जो कि बहुत रिजेंबल करता है मंकी या गोरिल्ला, इस टाइप के एनिमल से. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ मिस्टर एडिसन्स प्रोफेशन? क्या उनका प्रोफेशन था? मिस्टर एडिसन इज़ अ लॉयर. व्हाट डू वी लर्न अबाउट द ओल्ड वुमेन हु वर्क्स फॉर मिस्टर हाइड? जो हमें क्या वो जो काम करती थी, वो जो मेड जो ओल्ड वुमेन थी, उससे क्या हमें सीखना चाहिए? व्हाट डू वी लर्न अबाउट द ओल्ड वुमेन? व्हाट शुड वी लर्न? द मेड इज़ सेंसिटिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी थी. उसकी इमेजिनेशन जो थी बहुत एग्जैजरेशन के साथ हर चीज़ वो एक्सप्लेन करती थी. हर इंसिडेंट को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके एक्सप्लेन करती थी, बताती थी. उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बताया गया हुआ है, लेकिन अलॉन्ग विद द इनोसेंस वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी थी. Next is what phrase does the author use at the start of the text to show the reader that the time has passed? एक फ्रेज वो यूज़ किया हुआ है ऑथर ने, वो क्या है? बहुत ही शुरू में भी मैंने बताया था, दैट इज़ नियरली अ ईयर लेटर. नियरली अ ईयर लेटर, ये है वो फ्रेज. सो दीज आर सम क्वेश्चंस. ये आप लोग को मैंने आंसर्स के साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो कि सारी आपकी स्टोरी में से ही लिए गए हैं और उसी के अंदर ही ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया हुआ है. वन बाय वन यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ. आपको एक एक क्वेश्चन आंसर के साथ इसको लर्न करना है. नेक्स्ट इज बुक वर्क. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. Come to page number 49. Working with words, it's the B part. Okay, ये आपको कुछ expressions दिए हुए हैं and words too, जो आपको अपने sentences में use करने हैं. मैं आपको इन कुछ बता भी देती हूँ explain करके कि आपको किस तरह से इनके sentences बनाने हैं. First is in the small hours. अब इसका sentence किस तरह से बन सकता है, आप किस तरह से इसका sentence बना सकते हैं? They have been working into the small hours of the morning, day after day, week after week, and month after month. Or you can make the sentence, it is quite unnecessary to sit until
द स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग लाइक दिस। ओके, आप मतलब इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं ये एक्सप्रेशन यूज़ करके। नेक्स्ट इज ड्राइंग नियर। ड्राइंग नियर का मतलब होता है जो नज़दीक हो, ठीक है, जो आ रहा हो, समथिंग दैट इज़ कमिंग। आप लोग जैसे कह सकते हो समर वेकेशन इज़ ड्राइंग नियर। ओके, नेक्स्ट इज ट्राइफलिंग विद। ट्राइफलिंग विद, ट्राइफलिंग का मतलब होता है छोटी छोटी बात पर झगड़ना, ठीक है। इसका भी आप सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। विदाउट डाउट, किसी शक के बगैर, ठीक है। आई कैन आंसर विदाउट एनी डाउट। सिंपल है ना, कुछ भी मतलब आप इजीली आप लोग बना सकते हो। एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स एम, कोई आपका एम हो उसे कहते हैं एम्बिशन। एम्बिशन आप सेंटेंस इसका क्या बना सकते हो? हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज़ टू प्ले क्रिकेट विद हिज फेवरेट क्रिकेटर। एक होती है ना कि मैंने बहुत एक ख्वाहिश भी होती है आपकी कि मेरा ये एक एम है कि मैंने ये काम करना है इस बंदे के साथ। तो आप कुछ भी सेंटेंस एम्बिशन का बना सकते हो, या आप लोग को खुद से भी इसके सेंटेंसेस सारे बनाने हैं और जो मैंने भी बताए हैं वो भी आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज add OUS to the following nouns to make adjectives. This exercise is on page number 50. Open page number 50. Okay. आपको कुछ nouns दिए हुए हैं, उन nouns के आगे आपने add करना है OUS to make adjectives. Okay. This is really fun. बहुत मज़ा आएगा आपको ये करते हुए भी। जैसे first is luxury. If you add OUS in the word luxury, it would be like luxurious. Nice. अच्छा है ना ये गेम, तो बहुत ज़्यादा फन है। अगर आप इस तरह एक एक वर्ड को इस तरह ऐड करके OUS करके आप ऐड करोगे तो एक नया वर्ड क्रिएट होगा। नेक्स्ट इज फ्यूरी। इफ़ यू ऐड OUS इन द वर्ड फ्यूरी इट वुड बी फ्यूरियस। नेक्स्ट इज मिस्ट्री, मिस्ट्रियस। इंजरी, इंजरियस। ग्लोरी, glorious. So these are the nouns that you have to add OUS in the end of the nouns to make adjectives. Let's see what's in the next slide. Okay, poem 5. Okay, before starting this poem, I would like to give you I would like to ask you to take 5 minutes, pause this video for 5 minutes and revise all the chapter. जितना भी मैंने अभी चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया, सब कुछ बताया है, उस चैप्टर को जल्दी से आप लोग सारा रिवाइज करें, एक बार पढ़ें इस वीडियो को पॉज करके। ओके, वो सारा आप लोग दोबारा से करें, जो जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, जो जो आपको मैंने डिफ़िकल्ट मीनिंग्स बताए हैं, सारी चीज़ें वो आप जल्दी से रिवाइज कर लें और 5 मिनट बाद फिर से आप लोग इसको प्ले करें, तो आगे फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, पोइम 5 इज़ द लिसनर्स। ओपन पेज नंबर 52. It's on page number 52. The Listeners, written by Walter de la Mare. Walter de la Mare is the poet of this poem, The Listeners. Let's see what's in the poem. In this poem, you will read and make your vocabulary and concepts clear. You will know and understand the concept of the poem, and you'll be able to summarize this poem in your own words. Okay, what is the summary of this poem? Let's describe this poem. अभी आपको कुछ words में, few words में आपको मैं describe करती हूँ इस poem को. The Listeners by Walter de la Mare describes the actions of a traveler who knocks on at the door of a seemingly deserted home at night. The poem begins with the speaker designing the traveler and his horse. अब ये जो एक poem है वो बताई जा रही है एक traveler की, जो एक हॉर्स पे ट्रैवल कर रहा है, और उसने बताया है कि वो अगर ट्रैवल करते करते कहीं पे स्टे करना चाह रहा है और वो किसी का दरवाज़ा नॉक करता है तो कोई उसका दरवाज़ा नहीं खोलता, कोई उसका दरवाज़ा नहीं खोलता। द लिसनर्स, you know, in this poem, the listeners, a traveler comes to knock on the moonlit door. मूनलाइट डोर कौन सा होता है? मूनलाइट डोर मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा मून की लाइट आ रही हो, मूनलाइट जहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ रही हो उसे कहते हैं मूनलाइट डोर, ठीक है। वो एक अननोन जगह पर आता है। द ट्रैवलर होप्स टू कीप एन अननोन प्रॉमिस बाय कमिंग,
वो एक बहुत ज़्यादा अपना एक लेके आया हुआ होता है कि मैं ऐसे ही ट्रैवल करूँगा। उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया होता है कि वो किसी भी अननोन घर जाके नॉक करेगा और वो खुद इस चीज़ को करता है। वो अपने अंदर एक चीज़ बिठा के कि कोई ना कोई दरवाज़ा खोल ही देगा, ठीक है। वो यही अपने अंदर एक उम्मीद लेके नॉक करता है। ट्रैवल करते करते जहाँ उसको घर मिलता है, वो घर बहुत ज़्यादा मूनलाइट होता है, उसका डोर जो है ना बहुत ज़्यादा मूनलाइट होता है। नॉक करता है, बार बार पूछते इज़ देयर एनीबडी देयर, इज़ देयर एनीबडी, इज़ देयर एनीबडी, लेकिन कोई वहाँ पर जवाब नहीं देता। और इस पोइम में जो पोइट है वो डिस्क्राइब कर रहा है द एंजाइटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है। जहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अपनी लाइफ को बहुत दबा के घुटन में बैठे हुए हैं, अंदर कमरों में बैठे हुए हैं, जिनको कोई लाइफ एंजॉय करने का नहीं है कि वो बाहर निकलें, बहुत ज़्यादा नेचर को एंजॉय करें। और बहुत चीज़ें होती हैं एंजॉय करने को, लेकिन वो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करके घरों में ही बैठे हुए होते हैं। कोई उन लोगों की लाइफ नहीं होती। बेसिकली जो थीम है, द थीम ऑफ द पोइम इज द प्लेस ऑफ मैन इन अ यूनिवर्स विच इज़ फार ग्रेटर देन ही एंड विच ही कैन नीदर कनेक्ट विद नॉर अंडरस्टैंड। वो ना तो उस चीज़ को, यूनिवर्स को लोगों के आगे एक्सप्लेन कर सकता है, ना वो बता सकता है कि तुम बाहर निकलोगे, नेचर को देखो, ये सब चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाते। अगर हम लोग भी देखें, हम लोग की पूरी इस वर्ल्ड में अगर हम लोग बाहर निकले, पूरी दुनिया में कहीं भी हम लोग जाएं, हम लोग को बहुत डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। हम लोग बहुत नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, बहुत नई जगह एक्सप्लोर करेंगे अगर हम लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और वो पॉइंट यही बताना चाह रहा है कि लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डल कर लिया हुआ है, ठीक है। वो फोकस ही उस पर करे, इट फोकसेस ऑन मैन्स स्टेट ऑफ आइसोलेशन एंड डिसहार्मनी विद द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड से बहुत दूर है, बिल्कुल भी नहीं कि जैसे वो एक घोड़े पे बैठ के उसने पूरा ट्रैवल किया, वो अपना ट्रैवल कर रहा है पूरे एक घोड़े पे बैठ के, उसको कोई परवाह नहीं है कि कुछ भी मतलब हो। वो द ट्रैवलर ट्राइज टू ओवरकम हिज अलोनलेस एंड एस्टैब्लिश मीनिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स। वो बहुत ज़्यादा नेचुरल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहा है और वो बहुत उस चीज़ में अपने आप को नेचर के साथ जुड़ा हुआ रखना चाह रहा है। लेकिन वो अगर कहीं पे स्टे करने रुकता है, कहीं पे जाके रुकता है, किसी को कहता है कि इज़ देयर एनीबडी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स जो है उस चीज़ का नहीं देता, कोई आगे से नहीं जवाब देता, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है इस चीज़ से और बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोग ऐसे कभी ट्रैवल करो और बिल्कुल अननोन इस तरह किसी के घर जाओ और आप लोग को कभी इस चीज़ पे होगा कि आप लोग कहीं पे किसी के घर जाके दरवाज़ा नॉक करोगे बहुत एक हेल्प लेने के लिए, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, तो क्या आपको फील होगा? वैसी ही फीलिंग सेम उसी को जो पोइट है उसको भी आई, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ। सो दिस इज़ द शॉर्ट समरी ऑफ दिस पोएम द लिसनर्स। बहुत अच्छी एक्सप्लेन किया है कि लोगों को अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, नेचर एंजॉय करनी चाहिए, और सबसे बढ़ के कोई इस तरह दरवाजे पे आके पूछे कि इज़ देयर एनीबडी, तो आगे से जवाब देना चाहिए कि किसी को कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। Let's move on to the next slide, that is bookwork. It's on page number 54. Open the page number 54. ओके, ये बॉक्स में आपको 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, 3 जो है ना दिए हुए हैं। फर्स्ट इज ING, सेकेंड इज FUL एंड OUS, और कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके अंदर आपको ये सारे जो आपको सूटेबल लगता है कि इस वर्ड के साथ इनमें से कौन सा ऐड होना चाहिए वो आपको करना है। जैसे कि मेजर, आई फील द वर्ड आई शुड ऐड इन द एंड ऑफ दिस वर्ड मेजर इज ING, तो मैंने ING ऐड करके उसको मेजरिंग बना लिया। नेक्स्ट इज फेम, इफ आई ऐड OUS इट वुड बी फेमस। Resource, if I add FUL in the end of the resource word, it would be resourceful. Compare, I have added ING, so it's comparing. Dissolve, dissolving. आपको जौन सा वर्ड जिसके साथ सूटेबल लगता है आपको ऐड करना है। मुझे जौन सा सूटेबल लगा मैंने इसके आगे ऐड किया, आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए। नेक्स्ट इज आमिर्स कैफ़े। सो अगेन बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और जो पोएम अभी मैंने एक्सप्लेन किया है उसको दोबारा से समझें और रीड आउट करें,
रीड आउट करके और वापस से फिर आपने इस वीडियो को प्ले करके दोबारा से इधर कंटिन्यू करना है. यूनिट 5 आमिर्स कैफ़े. ओपन पेज नंबर page number 58. It's on page number 58, chapter 5, Amir's Cafe. Through this chapter, you'll be able to learn the reading skills of difficult words. What's the point, author's point of view, what the author is trying to, explain in the story. The identification of parts of speech in sentences of your own. आप लोग ने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आइडेंटिफाई करने हैं, तो इस चैप्टर के थ्रू आप लोग ये सब चीज़ें काफ़ी सीख जाएंगे. नेक्स्ट इज डिक्टेशन. ओके, हियर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैं वन बाय वन आपको एक एक करके मैं बोलती जाऊंगी और मीनिंग्स के साथ आपको वो सारी वर्ड्स जो हैं खुद से लर्न भी करने हैं और उनकी स्पेलिंग्स जो हैं वो भी लर्न करनी है और इनके साथ साथ मीनिंग्स भी. फर्स्ट इज़ मिंगल्ड. मिंगल्ड मीन्स घुल मिल जाना, घुल मिल गया, घुलना मिलना. ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्र्यून. स्ट्र्यून मीन्स बखेरना, स्कैटर्ड, बहुत ज़्यादा चीज़ें बखेर देना, स्कैटर कर देना, उसे कहते हैं स्ट्र्यून. स्ट्र्यून. नेक्स्ट इज थ्रोंग. थ्रोंग मीन्स भीड़. नेक्स्ट इज शाउडिंग. शाउडिंग मीन्स शाउडिंग एक क्लॉथ होता है, वी यूजुअली यूज़ एज अ ग्रेव क्लॉथ. ठीक है. ग्रेव क्लॉथ जो कफन नहीं होता है उसको कहते हैं शाउडिंग. श्रब्स. श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ. एज्यूम्ड. एज्यूम्ड मीन्स फ़र्ज़ किया. ठीक है. कहते हैं ना फ़र्ज़ करो अगर, वो वाला एज्यूम्ड के फ़र्ज़ किया या फ़र्ज़ करना. नेक्स्ट इज एडजेसेंट. एडजेसेंट मीन्स बिल्कुल करीब, नियर और क्लोज. ठीक है. बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल करीब होती हैं ना चीज़ें उन्हें कहते हैं एडजेसेंट. सो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने हैं स्पेलिंग्स के साथ भी और इनके मीनिंग्स के साथ भी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स जो स्टोरी में है वो है, फर्स्ट इज़ आमिर, माहम एंड कस्टमर्स. दीज आर द 3 कैरेक्टर्स दैट आर प्लेइंग द रोल इन द स्टोरी. लेट्स सी कि स्टोरी में क्या है और स्टोरी में क्या बताया हुआ है. ओके, द स्टोरी आमिर्स कैफ़े. इस स्टोरी में बताया गया हुआ है एक लड़के आमिर का. उसका नाम, एक लड़का है आमिर. वो एक बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल मैन भी है और एक ड्रीमर भी है. उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्लान्स होते हैं और वो जो भी प्लान करता है ना उसको होता है कि मेरे प्लान के आगे कुछ आए ना. वो एक नॉर्मल सा एक कॉमन आदमी होता है, कॉमन एक वो मैन होता है. ही इज़ अ मैरिड मैन. उसकी एक वाइफ भी होती है और उसकी वाइफ का नाम है माहम. ये दोनों एक कपल होते हैं. उसकी एक वाइफ जो उसका नाम है माहम, वो एक साथ रहते हैं. अब वो उसके साथ बहुत ज़्यादा ड्रीम्स भी अपने मतलब उसके साथ शेयर करता है अपने ड्रीम्स और बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करता है कि आई डू दिस, आई डू दैट, मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं, फ्यूचर प्लान्स वो हैं. एक दिन ऐसे ही वो अपनी साइकिल पे ना मतलब ख्वाब में ही कहीं जा रहा होता है. वो अपनी मतलब वो ख्वाब ही सोचते सोचते ना कहीं पे जा रहा होता है एक कैफ़े के बारे में. वो कहता है कि अगर वो एक कैफ़े अपना बना ले, वो बचपन से ही उसका एक था कि वो अपना कोई बिज़नेस करे. वैसे वो ये जो उसका नॉर्मल काम होता है ना वो करता है ब्रास का काम. ब्रास कहते हैं जो कॉपर, आयरन, जिंक इनके काम होते हैं ना, इनको डील करना, वो इन सब के काम करता है. लेकिन ऐसे ही उसका एक ख्वाब था, उसको बहुत एक शौक़ था इस चीज़ का कि अगर वो एक कैफ़े अपना खोले तो कैसे वो उसको बनाएगा और कैसे वहाँ लोग विज़िट करने आएंगे, इन्जॉय करेंगे वहाँ के इन्वायरमेंट को और खाने पीने आएंगे. लेकिन उसके बिल्कुल ये सब चीज़ें सोचते ऑन द अदर हैंड वो एक और चीज़ भी सोचता था कि ये सब करने के लिए मुझे अपनी एक प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे अपनी एक जगह चाहिए जहाँ का मैं ऑनर हूँ, जहाँ पे मैं उस चीज़ को मतलब उस प्रॉपर्टी को मैं ऑन कर सकूं कि वो मेरी है, वो सब कुछ मैं करूं. वैसे उसका नॉर्मली काम इसी तरह ही होता था, लोगों से बहस करना, बार्गेनिंग करना, मतलब काम डील करने में उसको कोई मसला नहीं होता था, उसे काम करना आता था. लेकिन वो एक जगह की तलाश में था. उसके घर के बिल्कुल साथ आगे एक पार्क था और पार्क के आगे एक बिल्डिंग थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा मचा हुआ था, टूटे चीज़ें पड़ी हुई थी, ब्रिक्स थी, मिट्टी थी और बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ, स्टिक्स एंड ऑल दैट स्टफ बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना पड़ा हुआ होता था. और वो औरत का था, एक ओल्ड वुमेन होती थी जिसका वो एक ओल्ड लेडी जो थी उसका वो एक था
वो जगह जहाँ की वो ऑनर थी, लेकिन उसका कोई प्लान नहीं था कि वो उसके साथ क्या करे, उसने कभी सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं सोचा था। तो एक दिन ऐसे ही जाते हुए इसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं जाके बात करता हूँ, देखता हूँ कि अगर वो मुझे जगह देने के लिए एग्री कर जाए तो ठीक है। वो वहाँ जाता है, उससे बात करता है, वो लेडी मान भी जाती है, वो उसको कह देती है कि ठीक है, आई हैव नो इश्यूज़, मैं तुम्हें दे देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तुम ये ले लो, और बेशक तुम मुझे जो इसकी पेमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता करके दे देना, मुझे वो भी मसला नहीं है। वो बहुत ज़्यादा उसके साथ कॉपरेट करती है, वो बहुत ज़्यादा करती है, मतलब हर तरह से उसके साथ ना कॉपरेट करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि ये ख़रीद ले, क्योंकि उसके पास, उसको पता था कि ही हैज़ अ बेटर प्लान इन हिज माइंड, उसके पास एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्लान है कि जो उसने बताया कि वो एक कैफ़े खोलेगा, लोगों को किस तरह से आसानी हो जाएगी। ऐसे ही वो घर आते हैं, माहम से बात करते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं, माहम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बहुत खुश होती है कि चलो अच्छा होगा कि अगर इस तरह से कोई हो जाए। फिर ऐसे ही उसको जो है वो थोड़ी थोड़ी पेमेंट करके दे देता है, वो बैंक से थोड़ा लोन ले लेता है, थोड़ी पेमेंट वहाँ से कर देता है, और जो रिमेनिंग उसकी पेमेंट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ डील कर चुका है कि वो कर देगा। इसी तरह ही करते हैं वो अपना एक कैफ़े बना लेता है, आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पे लोग एम्प्लॉय करता है, जो कुकिंग के लिए एक कुक रख लेता है, फिर एक वेटर्स भी होते हैं, ख़ुद जो है वो एक ऑनर की तरह वहाँ बैठा हुआ होता है और बाहर विंडो में खड़े होके लोगों को देख रहा होता है अंदर बाहर चलते हुए, और लोग चलते हुए जाते कह रहे होते हैं लेट्स गो टू दैट कैफ़े, आमिर्स कैफ़े, आमिर्स कैफ़े, आमिर्स कैफ़े। लोग इस तरह से बोल रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी फेस पे एक स्माइल होती है कि वाकई उसने अपना जो ख्वाब होता है एक, वो पूरा कर लिया है, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होता है। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी आमिर्स कैफ़े, कि उसने आमिर ने अपना कैफ़े किस तरह से बिल्डअप किया, कैसे बनाया। लेट्स सी आगे क्या है। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन है। अब हम ये कॉम्प्रीहेंशन देखते हैं, इसके थ्रू भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, जो चीज़ें अभी आपको नहीं उसमें क्लियर अभी हुई फील हो रही तो इसमें हो जाएगी। ओपन पेज नंबर 61, इट्स ऑन पेज नंबर 61, कॉम्प्रीहेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई हैड द साइट नॉट बीन डेवलप्ड। वो क्यों, वो जो जगह थी जो खाली पड़ी हुई थी, जहाँ पे ब्रिक्स थी, लकड़ियाँ थी, खाली पड़ी हुई थी, वो क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वो जिस लेडी का वो था, वो जिस ओल्ड लेडी की जगह थी, उसने कभी उस चीज़ का सोचा ही नहीं था कि वो उस चीज़ को कुछ बनाए। उसने कभी उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था कि इसको मैं कभी कुछ बनाऊंगी। वो तो बस एक पार्क के साथ एक जॉइन की गई हुई जगह थी, जिसको लोग इसी तरह ही नॉर्मली यूज़ करते थे प्लेग्राउंड समझ के। तो किसी ने भी उसने इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये इतना वर्थी है भी कि नहीं, कि मैं इसको बनाऊँ भी या नहीं। इन वॉट वेज हैड द साइट बीन नेगलेक्टेड, वो किन वजहों से वो जो जगह थी वो बिल्कुल नेगलेक्ट की गई हुई थी? इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, ब्रिक, स्टोन, स्लैब्स, रॉटन बिट्स ऑफ वुड, और छोटी छोटी चीज़ें, ब्रोकन ग्लास, मेटल, और हर चीज़ें स्कैटर्ड हुई हुई थी। तो लोग इन सब चीज़ों को देखते हुए कभी उस बारे में सोचते ही नहीं थे, किसी ने भी नहीं सोचा था जैसा कि आमिर ने सोचा। नेक्स्ट इज हाउ डिड आमिर अर्न हिज लाइवलीहुड, उसने किस तरह अपनी जो ज़िंदगी थी शुरू से गुजारी, वो किस तरह क्या काम करता था? ब्रास, डीलिंग इन ब्रास, वो एक मेटल, कॉपर, इन सब चीज़ों का काम करता था, जो लोगों के पास जाके बहस करके सेल करता था। किस पे? अपनी साइकिल पे। इन वट वे डिड आमिर फील रिलीव्ड एंड वाई, वो तब बहुत ज़्यादा सुकून में आता जब उसने अपने सारे प्लान्स कैफ़े के बारे में अपनी वाइफ को बता दिए थे। वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था कि अब उसने माहम को सब कुछ बता दिया, और माहम अब उसके गोल को अचीव करने में हेल्प आउट करेगी। हाउ डिड माहम रिएक्ट व्हेन आमिर फर्स्ट टेल हिज प्लान्स एंड वाई, उसने जब अपने जो प्लान्स थे उसको बताए तो माहम का क्या रिएक्शन था? माहम ने सीधा सीधा बोल दिया था यस, और उसने कोई दूसरा कमेंट नहीं किया था। उसने इस सब सारा प्लान करते हुए ऑलरेडी पहले सुन लिया था, वो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, और उसको इतना ट्रस्ट था उस पर, आमिर पे, कि उसने जो भी प्लान किया हुआ है बहुत ज़्यादा सही प्लान किया हुआ है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर तो वो इस चीज़ को कंटिन्यू करता है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो स्टोरी में से ही लिए गए हैं, और आपको वन बाय वन इसी तरह ही लर्न करने हैं उनके आंसर्स के साथ। नेक्स्ट इज बुक वर्क, इट्स ऑन पेज नंबर 62। फाइंड दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस। ये सारे वर्ड्स आपको दिए गए हैं, ये वन बाय वन आपको डिक्शनरी में से फाइंड आउट करने हैं, और फाइंड आउट करके फिर आपको इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट इज सब्सक्राइब, सबवर्ब, सब्स्टिट्यूट, subsequent and subordinate. You have to find out these words in your dictionary and then
You have to make the sentences. Next is write out the 3 forms for the following adjectives. अब आपको 3 फॉर्म्स लिखनी है इन एडजेक्टिव्स की. फर्स्ट इज, आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है, जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट है सैड. आगे आपको इसकी जब फॉर्म्स लगाओगे तो क्या बनेगी, सैडर, सैडेस्ट. ऐसे ही आगे आपको दी हुई है हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. टॉकेटिव, मोर टॉकेटिव, मोस्ट टॉकेटिव. डिप्रेस्ड, मोर डिप्रेस्ड, मोस्ट डिप्रेस्ड. लोनली, लोनलियर, लोनलीएस्ट. फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट. सो ये था आपका बुक वर्क इस चैप्टर का. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोएम, आप लोग इस वीडियो को पॉज करो और वापस से जाके आमिर्स कैफ़े पूरा चैप्टर, पूरी स्टोरी जो है वो दोबारा से रीड आउट करें, पढ़ें, और उस पर जो जो भी आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें या वर्ड्स आपको लग रही हैं उनको जो दोबारा से वो वीडियो देखें और उसको रीड आउट करें. आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, और आपके कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट पोएम इज़ पोएम 6, लंडन्स समर मॉर्निंग. लेट्स सी इस पोएम में क्या है. थ्रू दिस poem you'll be able to learn the new vocabulary and you'll also able to know how to pronounce them. ठीक है, वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको प्रोनाउंस करने आ जाएंगे. जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप इसमें पढ़ेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो सारे आपको प्रोनाउंस करने भी आ जाएंगे. यू विल बी एबल टू नो द थीम ऑफ द पोएम एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू समराइज द पोएम इन योर ओन वर्ड्स. आप लोग अपने ओन वर्ड्स में उसको समराइज भी कर सकते हैं. सो ओपन योर पेज नंबर 66. इट्स ऑन पेज नंबर 66, लंडन समर मॉर्निंग. लेट्स सी इस पोइम में क्या है और पोइट जो है वो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं. द पोइट मैरी रॉबिन्सन इज डिस्क्राइबिंग द पोइम लंडन समर एज द नेगेटिव, इन द नेगेटिव वे. वो बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं नेगेटिव वर्ड्स में. ठीक है, जो मैरी रॉबिन्सन है, she contradicts the positive and negative connotations of the beauty and chaos in the typical London morning. ठीक है, वो डिस्क्राइब करती हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट को जो लंदन में सुबह के टाइम होता है, जिसमें वो बताती है कि बहुत ज़्यादा उसने एक बहुत नेगेटिव वर्ड्स इसमें यूज़ की. शी इंट्रोड्यूसेस द पोएम विद नेगेटिव वर्ड्स सच एज सूटी, डिंगी, हॉट, नॉइजी. उसने बहुत ज़्यादा इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसको कॉम्प्रीहेंड किया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली उसको एक्सप्लेन किया है. जबकि जो पोइट है रॉबिन्सन, मैरी रॉबिन्सन, उनको चेंज करने चाहिए थे अपने वर्ड्स. लाइक शी शुड चेंज हर वर्ड चॉइस टू अ पॉजिटिव मूड विद वर्ड्स सच एज कूल, स्प्लेंडर, ग्लिटरिंग, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके एक्सप्लेन करना चाहिए था. लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है कि बहुत ज़्यादा वहाँ की जो मॉर्निंग होती है डल होती है, लोग उठते हैं, इधर उधर जाते हैं, और बहुत एक अनप्लेजेंट मॉर्निंग होती है. स्मोकी स्ट्रीट्स होती हैं, चिमनीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा कवर्ड हुई होती हैं, और हर कोई अपने अपने बिजनेस पे इतना ज़्यादा बिजी होता है. हर कोई यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है. अजीब लोगों की नॉइजी साउंड्स होती हैं. वैगन्स, कार्स एंड वेंडर्स बिगिन टू सेट अप देयर शॉप्स, ऑल दैट स्टफ. उसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नेगेटिवली कॉम्प्रीहेंड किया है. बहुत ज़्यादा उसने इसको अनॉय, एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक बहुत चिढ़ के एक अनॉय फीलिंग नहीं होती, तरह से इसको एक्सप्लेन किया है. जो ये फीलिंग उसको दिस ब्रिंग्स अपॉन अ फीलिंग ऑफ अनॉयंस सिंस मैनी पीपल आर स्लीपिंग. बहुत ज़्यादा उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि लोग सोए हुए होते हैं, सुबह उठते हैं, फिर एकदम से इतनी हलचल मच जाती है कि लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उनके पास कोई एक्स्ट्रा लाइफ नहीं है, कोई प्लान्स नहीं है कि ये करना है, वो करना है. हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी होता है कि किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता. उसने बहुत ज़्यादा क्योटिक एनवायरनमेंट बताया है कि लंदन की मॉर्निंग्स किस तरह से होती हैं, और इन सब चीज़ों को उसने नेगेटिव वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है. नेगेटिव वर्ड्स में बताया है कि बहुत ज़्यादा लंदन में एक डल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा डल है. उसने सारी ब्यूटी को डल कर दिया है लंदन की. इसीलिए उसने इस पोएम में वर्ड्स भी कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव यूज़ किए हैं, बिकॉज शी अकॉर्डिंग टू हर उसको बहुत ज़्यादा डल वहाँ की मॉर्निंग्स लगती हैं. सो दिस इज़ द पोएम that the poet Mary Robinson is trying to
explain. Let's see what's in the next slide. Bookwork. That is bookwork. It's on page number 68. Add I, S, H and Y to the following. Add ish and Y to the following. अब कुछ वर्ड्स ये मैं आपको ये दोनों वर्ड्स ऐड करने जहाँ पे आपको लगता है कि एंड इश पे होना चाहिए या वाई पे होना चाहिए. समझ रहे हैं आप लोग? देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं. फन. अकॉर्डिंग टू मी इट्स फनी. इस पर वाई ऐड होगा तो फनी बन जाएगा. रन, रनी. ब्लैक, ब्लैकिश. आइस, आइसी. मिस्ट, मिस्टी. So these are the words. This is your bookwork and pause this video for 5 to 10 minutes and दोबारा से आप लोग जाके इसको रिवाइज़ करें. जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं मेक श्योर वो सारी आपको क्लियर हों और उन सब चीज़ों को आप लोग क्लियर करें और रिवाइज़ करें इस पोइम को भी और पिछले जितने चैप्टर्स इस वीडियो के थ्रू हमने पढ़े हैं उन सबको रिवाइज़ करना है. Okay, let's move on to the next chapter. Chapter 6, Machine Stops. The machine stops. It's on page number 72. Open page number 72. The machine stops. Let's see what's in this story. Through this story, you'll be able to learn the difficult words. What's the author point of view? ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो इस स्टोरी में क्या बताना चाह रहे हैं. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. आप लोग को अपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी आप यूज़ कर पाएंगे इन इस स्टोरी के बाद, स्टोरी पढ़ने के बाद. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज़ डिक्टेशन. दीज आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैं 1 बाय 1 पढ़ के मीनिंग्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी कि क्या है. फर्स्ट इज़ रेडियंस. रेडियंस मीन्स चमक. चमक जो होती है उसे कहते हैं रेडियंस. सेकेंड इज़ डॉडलिंग. डॉडलिंग मीन्स आहिस्ता आहिस्ता भरना. सुस्ती करना, काहली करना, आहिस्ता आहिस्ता भरना. आइसोलेशन. आइसोलेशन मीन्स अलहदगी. आप बिल्कुल सेपरेट हो जाओ, अपने आप को किसी जगह पे बंद कर लो, बोलो कि मैं इस जगह पे बंद. जैसे आजकल लोग आइसोलेट हुए हुए हैं, जिस तरह आजकल का एनवायरनमेंट चल रहा है, हर कोई आइसोलेट हुआ हुआ है अपने घरों में. स्वेडल. स्वेडल मीन्स कपड़ों को लपेटना. कपड़े बांधते हैं ना आप लोग, फोल्ड करके रखते हैं, उनको किसी चीज़ में लपेटने को कहते हैं स्वेडल. कॉरेस्पॉन्डेंट. कॉरेस्पॉन्डेंट मीन्स नुमाइंदा. नुएंसेस. नुएंसेस मीन्स बारीकियाँ, छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियाँ, लिटिल चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं उन्हें कहते हैं नुएंसेस. सो दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स. सारे आप लोग को 1 बाय 1 स्पेलिंग्स के साथ याद करने हैं और इनके मीनिंग्स भी याद करने हैं. लेट्स सी व्हाट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड. कैरेक्टर्स. कुनू एंड वश्ती. दीज आर द 2 कैरेक्टर्स दैट आर प्लेइंग द रोल इन द स्टोरी. ये 2 कैरेक्टर्स हैं जो स्टोरी में बताए गए हैं. अब देखते हैं कि इन कैरेक्टर्स का क्या रोल है स्टोरी में. ओके, समरी. अब देखते हैं कि इस स्टोरी में जो ऑथर है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ये स्टोरी किस बारे में है. ये स्टोरी 2 लोगों के बारे में है, वश्ती एंड कुनू. वश्ती जो है वो मदर है और कुनू उसका सन, उसका बेटा है. अब ये दोनों जो हैं, जो वश्ती है वो बहुत ज़्यादा मशीन की लाइफ पे ट्रस्ट करती है. हर चीज़ उसको जो है ना मशीन पे रिलाई करना उसको अच्छी लगती है, कि वो चाहती है कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाए, एक बटन प्रेस करने से सारे काम हो जाए. एक दिन ऐसा ही होता है, इसमें बताया हुआ है कि किस तरह उसका बेटा उसको कॉल करता है थ्रू एन आईपैड. वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं. लेकिन जो कुनू होता है ना वो बात करते हुए बहुत ज़्यादा खुश भी होता है, लेकिन अपनी मदर से बात करते हुए कहता है कि ये क्या लाइफ है, व्हाट इज़ दिस लाइफ, कि मैं आपको फिज़िकली देख नहीं सकता हूँ, हम आपस में बैठ नहीं सकते हैं, हम चीज़ों के से रिलेटेड हम बात नहीं कर सकते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकता, कुछ भी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, ये क्या लाइफ है. ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हुआ है.
जो वश्ती होती है उसने अपने आप को एक रूम के अंदर आइसोलेट कर लिया हुआ होता है, जहाँ पे वो बैठ के एक म्यूजिकल क्लास देती है 5 मिनट्स के लिए, जो उसको बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होती है हर चीज़ में कि ये काम इस तरह होना चाहिए, ये काम इस तरह होना चाहिए, एक बटन प्रेस करने पे मेरा खाना आ जाए, एक बटन प्रेस करने पे ये काम हो जाए, लाइट्स ऑन हो जाए, हर चीज़ उसको एक उस पे होती है कि मशीन पे हो, वो उस चीज़ पे रिलाई करती है। वो जो क्लास देती है, लोग उसमें बहुत ज़्यादा अपने आइडियाज़ और बहुत कुछ चीज़ें शेयर करते हैं कि किस तरह से मैनेज करनी चाहिए, क्या किस तरह करना चाहिए, जबकि जो कुन्नू होता है वो इन सब चीज़ों से टोटली डिफरेंट होता है। उसको बिल्कुल इन सब चीज़ों पे नहीं होता। वो कहता है कि मुझे इस तरह की लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद जो एक ये स्क्रीन के हम उस पर कर रहे हैं, स्क्रीन पे रिलाई करके हम कर रहे हैं। तो वो चाहता है, वो बहुत फोर्स करता है अपनी मदर को कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे विज़िट करें, मेरे पास आएँ, आप एक एयरशिप में बैठ के मेरे पास आएँ। लेकिन उसकी मदर आने से मना कर देती है कि मैं एयरशिप पे नहीं आ सकती, मुझे वहाँ पे सफ़र करना पसंद ही नहीं, मुझे वो जो एक नेचर की इन्वायरमेंट है मुझे देख के खौफ आता है, मुझे डर लगता है, ये क्या, मुझे बहुत वो बहुत एक डल अपना वो बताने लग जाती है कि मैं स्टार्स मून ये किस तरह की लाइफ है, मुझे इस तरह की लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद। वो कंपेयर करती है बहुत अजीब अजीब चीज़ों से। तो वो बिल्कुल रिलाई करती है मशीन की दुनिया पे, उसको बस इसी चीज़ पे है कि जो हर चीज़ जो वो करना चाह रही है ना, वो अपने आप को आइसोलेट करके एक चेयर पे बैठ के मशीन के ऊपर रिलाई करके करती जाए। लोगों से कम्युनिकेट करना है वो भी उसी के थ्रू, हर चीज़ वो चाहती है कि उसी के थ्रू हो, किसी चीज़ में मतलब उसको बाकी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं कि ये काम चल के जो करना है, जाके जो करना है, ये ऐसे करना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, सब कुछ करना है। जो मशीन है वो भी एक इंसान ने ही बनाई है, इंसान उसे क्यों ना यूज़ करे, वो क्यों ना इतनी हो ज़रूरी। सो ये थी समरी इस स्टोरी की। तो लेट्स सी आगे क्या है। आगे हम इसकी कॉम्प्रीहेंशन देखते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट इज़ who are Vashti and Kunu? These questions are on page number 76. Open page number 76, A part, comprehension. Who are Vashti and Kunu? Vashti a woman, Kunu जो था वो उसका बेटा। Vashti is a mother and Kunu is her son. Why can Vashti only talk to Kunu for 5 minutes? वो 5 minutes इसलिए बात कर सकती है क्योंकि उसको अपना लेक्चर डिलीवर करना होता है, किस पे, म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड। उसको 5 मिनट में उसको वो लेक्चर जो है अपना डिलीवर करना होता है। वाई डजंट वश्ती वॉन्ट टू ट्रैवल इन द एयरशिप? वो क्यों एयरशिप पे ट्रैवल नहीं करना चाहती? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती है इन सब चीज़ों को, कि वो एयरशिप में अगर जाएगी तो उसको नेचर की चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा हॉरेबल लगता है। ब्राउन अर्थ, सी, स्टार्स, डार्क, उसको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉरेबल लगती हैं। वो देखना नहीं चाहती ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज व्हाट डज कुनू से दैट शॉक्स वश्ती? ऐसा क्या कुनू ने बोला था जो वश्ती बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी? वो यही कहना चाह रहा था कि जो मशीन की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा मशीन की लाइफ पे नेगेटिव अपने कमेंट्स पास करता था, जो वश्ती को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगते थे। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा मशीन के अगेंस्ट हो, वो इस तरह की बातें करे। तो वो जब भी बात करता था मशीन के अगेंस्ट ही करता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी मामा उसको विज़िट करे और उससे मिलने आए, लेकिन वो विज़िट नहीं कर पाती क्योंकि उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉरेबल लगती हैं। What do we learn about वश्ती एंड कुनू's पर्सनैलिटी? हम इन दोनों की पर्सनैलिटी से क्या लर्न कर सकते हैं? वश्ती जो है बहुत ज़्यादा ओबीडियंट और अनक्वेश्चनिंग है, और वो मशीन की लाइफ को विदाउट एनी क्वेश्चन एक्सेप्ट करती है। और कुनू की जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा ऑड है, क्योंकि वो हमेशा मशीन पे ही क्वेश्चन करता है। ठीक है, वो मशीन के किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करती वश्ती, और वो कुनू जो है वो क्वेश्चन करता है। सो दिस इज़ द स्टोरी, और ये इसके क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप ये सारी चीज़ें जो नहीं स्टोरी में क्लियर हुई वो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू क्लियर हो गई हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। वर्किंग विद वर्ड्स, ओपन पेज नंबर 77। कंप्लीट द फॉलोइंग, सी इफ़ यू कैन थिंक ऑफ एनी न्यू कंपेरिजन्स। अब ये जो कुछ दिए हुए सिमिलीज हैं ये आपको कंपेयर करनी है। जैसे फर्स्ट है एज बिजी एज अ बी से ज़्यादा कोई बिजी नहीं हो पाता अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको कोई और इफ़ यू थिंक ऑफ एनी सूटेबल कंपैरिजन आप लोग वो भी लगा सकते हो। एज बिजी एज, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग न्यू यू कैन ऐड। मेरे अकॉर्डिंग एज बिजी एज अ बी, तो मैंने ये लगा दिया। एज ब्लैक एज कोल, एज हैप्पी एज अ लार्क, एज स्टिफ एज अ बोर्ड, एज क्लीन एज अ विसल।
About language, open page number 78. It's on page number 78. Punctuate the following using inverted commas where necessary. अब ये कुछ आपको दिए हुए हैं स्टेटमेंट, कुछ दिए हुए हैं जिनको आप लोगों ने पंक्चुएट करनी है. व्हाट इज़ पंक्चुएशन? पंक्चुएट करना क्या होता है? व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क्स? देर आर मेनी पंक्चुएशन मार्क्स जो हम लोग अपने नॉर्मल जो सेंटेंसेस हम लिखते हैं उनमें यूज़ करते हैं. सिंपल कोमा होते हैं, इन्वर्टेड कोमास होते हैं, फुल स्टॉप होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं. देयर आर सो मैनी, बहुत ज़्यादा होते हैं जो हम अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं. व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क्स? पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं बेसिकली? पंक्चुएशन शोज़ हाउ द सेंटेंस शुड बी रीड एंड मेक्स द मीनिंग क्लियर. हम वो इसलिए यूज़ करते हैं कि सेंटेंस को किस तरह से पढ़ सकते हैं और उनका जो मतलब है वो किस तरह से हम क्लियर करें. अब जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, उसके आगे ना हम कोई फुल स्टॉप लगा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये सेंटेंस कंप्लीट है? हम फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल नहीं कर रहे, जो इनिशियल जो है हम उसका वो कैपिटल नहीं कर रहे. हमें किस तरह पता चलेगा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सेंटेंस की प्रॉपर एक डिटेल में जाना, एक डेप्थ में जाना, उसके लिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करने पड़ते हैं. जैसे इन्वर्टेड कॉमास हो गए, कोई कोटेशन हमें मिली हो, कोटेशन को उसको ये शो कराने के लिए कि ये कोटेशन है, हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो लिखते हैं, हम इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं. कोई सेंटेंस हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं, उसके आगे कॉमा लगा दें तो इसका मतलब होता है कि ये सेंटेंस इतना है, अब इसके आगे ये कंटिन्यू हो रहा है. एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है. तो ये होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स. अब जैसे फर्स्ट है, डॉक्टर लिविंगस्टन एक्सप्लोर्ड डार्केस्ट अफ्रीका. अब ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको पंक्चुएट करना है. अब ऑलरेडी जो इनिशियल है डॉक्टर का इनिशियल लेटर वो है कैपिटल, तो उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. डॉक्टर लिविंगस्टन एक्सप्लोर्ड डार्केस्ट अफ्रीका. डार्केस्ट अफ्रीका को हम उसमें कॉमास के अंदर हम लोग करेंगे कि पता चले कि इसकी बात हो रही है और एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे. दे कैन कम टुमारो शी सेड सैडली. अब कैंट उसने ऐसे लिखा हुआ है, इट्स कैन नॉट. अगर हम लोग को इसी स्टेटमेंट को कैन करके लिखना है तो हमें कैन के ऊपर एक कॉमा हम लोग को लगाना पड़ेगा. हम वो कॉमा लगा के फिर उसको आगे लिखेंगे तो पता चलेगा इट इज़ कैन नॉट. दे कैन नॉट कम टुमारो. अब ये एक उसने एक बताया हुआ है कि एक उसके अंदर बात की हुई है कि वो नहीं आ सकता, तो हमें उसके अंदर हम लोग को वो शो कराने के लिए क्या लगाने पड़ेंगे? इन्वर्टेड कॉमास के, वो एक मतलब जो है उसका कंप्लीट हो जाए और आगे शी सेड सैडली और फुल स्टॉप. ऐसे ही लास्ट है, बट हिज कमेंट्स वर नॉट नेसेसरी ही पॉइंटेड आउट. बट हिज कमेंट्स वर नॉट नेसेसरी, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा. ही पॉइंटेड आउट सिंपल और आगे एंड पे फुल स्टॉप टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट. सो दीज आर दी पंक्चुएशन जो आप अभी मैंने आपको बताई है. आप लोग को खुद भी इसको रिवाइज़ करना है और ख़ुद भी ट्राई करना है कि डिफरेंट आप सेंटेंसेस को किस तरह से जो है वो पंक्चुएशन के साथ यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ बुक वर्क. कंप्लीट योर बुक वर्क ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स. सारे जितने अभी आपको चैप्टर्स और पोइम्स मैंने रिवाइज़ करवाई हैं इस वीडियो के थ्रू, यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ. आपको सारे वो जो है वो याद करने हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू मैच योर आंसर्स. जितने मैंने आंसर्स बताए क्वेश्चन आंसर्स के और जो हम लोगों ने बुक वर्क किया है वो भी आपको सारे मैच करके इस वीडियो के थ्रू सारे आपको मैच करने हैं और वो आपने याद करने हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.